and welcome back to my channel. Important MCQs फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम कर रहे हैं 25 MCQs अब तक हम कर चुके हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 26 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट में निम्न में से कौन सा जो प्ले राइट है वो नहीं था। जो यूनिवर्सिटी विट्स था वो एक ग्रुप को कहा गया था जो कि लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स थे और इनकी जो है मतलब एक क्वालिटी थी या एक आप इनको कह सकते हो कि मतलब इन्होंने ना है जो यूनिवर्सिटी थी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी। हालांकि इनमें से एक पॉइंट ऐसे थे जिन्होंने इनमें से एजुकेशन नहीं ली थी, बट बाकी जो थे उन सब ने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से वो पढ़े हुए थे, तो उनको जो है इस यूनिवर्सिटी विट में रखा गया था। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे उनके इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से मेन जो थे वो पोइट रहे हैं, पोइट कह रही हूँ मैं, सॉरी, प्ले राइट रहे हैं। तो इनमें से जो नहीं थे डेट वॉज बेन जॉनसन। बेन जॉनसन नहीं थे। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस किड, ये सब जो है यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। इनमें से कौन सा राइटर है जो कि अमेरिकन बीट मूवमेंट से बिलोंग करता है। अमेरिकन बीट मूवमेंट को बीट जनरेशन भी कहा जाता है। ये ग्रुप था जिसमें ऑथर्स थे और जो कि मतलब अमेरिकन जो कल्चर था इन द पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड एरा उससे इन्फ्लुएंस थे। और इसमें से जो मतलब बिलोंग करते हैं डेट वॉज एलन गिन्सबर्ग। एलन गिन्सबर्ग की एक पोयम रही है हॉल एंड अदर पोएम्स और इज ऑफन कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बीट पोइट्स। मतलब जो एलन गिन्सबर्ग का जो एक वर्क है हॉल एंड अदर पोएम्स, इसको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है बीट पोइट्स का। और ये जो टर्म थी बीट पोइट्स, बीट जनरेशन, तो इसको जो कॉइन किया था वो क्या था, जैक कैरुएक ने, जैक कैरुएक। नेक्स्ट, द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वाज कॉइन्ड बाय थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। ये जो टर्म थी ये किसने कॉइन की थी, तो ये जो टर्म थी ये कॉइन की थी एंटोनिन आर टॉड ने, एंटोनिन आर टॉड ने की थी। और उनका एक जो वर्क रहा था द थिएटर एंड इट्स डबल, 1938 में ये वर्क आया था। इसमें ही जो है इन्होंने ये टर्म दी थी थिएटर ऑफ क्रुएलिटी। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी रही है उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो किस चीज़ के लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था। एक्सेसिव विट एंड ह्यूमर, यानी कि उसमें ज़्यादा विट और ह्यूमर था। बिटर सटायर, साइनिज्म, ज़्यादा ही सटायर था। इंडेसेंसी या एंड परमिसिवनेस और सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया गया वो किया गया इन डिसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए। जो रिस्टोरेशन कॉमेडी है वो इंग्लिश कॉमेडीज़ को रेफर करती है जो कि रिटर्न की गई थी, लिखी गई थी, परफॉर्म की गई थी रेस्टोरेशन पीरियड में। और रेस्टोरेशन पीरियड में 1660 से 1710 तक। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी का सिनोनिम्स भी है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी आप इसको कह सकते हो, रेस्टोरेशन कॉमेडी भी आप इसको कह सकते हो। Inversion is a change in the word order for creating reortical effect. The book I like, another term for inversion is this book I like. Inversion क्या है? Inversion एक मतलब चेंज है इन द वर्ड ऑर्डर का। हमें कोई रियॉर्टिकल इफेक्ट बनाना है तो वर्ड ऑर्डर में जो चेंज कर देते हैं, जैसे दिस बुक आई लाइक दिस बुक नहीं होता ना, मतलब आई लाइक दिस बुक होता है ना कि मुझे ये बुक पसंद है, लेकिन इसको थोड़ा रियोटिकल लाने के लिए क्या बोलते हैं, दिस बुक आई लाइक। अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन इज, और इन्वर्जन को और क्या कहा जाता है, और ऑप्शन है हाइप्लेस, हिब्रिस, हाइकू या हाइपरबैटन। तो इन्वर्जन का जो दूसरा नाम है डेट इज हाइपरबैटन। हाइपरबैटन इज एन इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर of words, especially for the sake of emphasis, as in the sentence that I must see. The phrase the willing suspension of disbelief occurs in, जो फ्राज रहा है willing suspension of disbelief का, ये कहाँ पर अक्वर है, तो ये जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया में आपको मिलेगा, जो कि एस टी कॉलेज का वर्क है। और ये जो टर्म थी ये भी जो कॉइन की गई थी 1817 में, एस टी कॉलेज ने ही की थी। एस टी कॉलेज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में। इन
इनक्यूनेबुला रेफर्स टू, इनक्यूनेबुला क्या होता है? इनक्यूनेबुला जो है ये रेफर करता है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1508। वो बुक्स जो कि 1501 से पहले पब्लिश हुई थी उनको इनक्यूनेबुला कहा जाता है। द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटन बाय। द न्यू क्रिटिसिज्म ये पब्लिश हुआ था 1941 में। इसको किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था जॉन क्रो रैनसम के द्वारा। जॉन क्रो रैनसम जो थे वो एक अमेरिकन एजुकेटर थे, स्कॉलर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, पोइट थे, एसिस्ट थे, एडिटर थे, और उनको न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फाउंडर भी माना जाता है। नेक्स्ट, A monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of two lines of verse is called। जो मोनोसेलेबिक राइम है फाइनल स्ट्रेट सेलेबस ऑफ टू लाइन्स ऑफ वर्स, वर्स की जो दो लाइन का फाइनल स्ट्रेट सेलेबल्स, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो कह रहा है मैस्कुलिन राइम। मैस्कुलिन राइम क्या होती है? एक राइम है बिटवीन फाइनल स्ट्रेट सेलेबस, जो फाइनल स्ट्रेट सेलेबस है उनके बीच की एक राइम है, जैसे ब्लो फ्लो एंड कन्फेस रेड ड्रेस। There is nothing outside the text is a key statement emanating from। There is nothing outside the text, ये एक की है, एक स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट एमिनेटिंग फ्रॉम किसके लिए एमिनेट किया गया है? फेमिनिज्म के लिए, न्यू हिस्टोरिज्म के लिए, या डीकंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा डेट वाज डी कंस्ट्रक्शन। डी कंस्ट्रक्शन के लिए जो है इसको एमिनेट किया गया है। अब ये डी कंस्ट्रक्शन जो है ये क्रिटिकल आउटलुक है कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग। जैकस डेरेडा जैकस डेरेगा 1967 में एक वर्क आया था ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और उसी ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, द मेजॉरिटी ऑफ आइडियाज इन्फ्लुएंशियल विद डी कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर को सबसे पहले मतलब मैच्योरिटी में कब लेकर आया गया? किस जेनरे में जो है ये आया था? सोनेट में, ड्रामेटिक वर्स, लिरिक, या एलेजी? तो डेट वाज सोनेट। सोनेट जो है ये डेराइव्ड हुआ है इटालियन वर्ड सोनेटो सोनेटो से, और इसका मतलब होता है स्मॉल या लिटिल सॉन्ग और लिरिक। सोनेटो जो सोनेट है उसमें केवल 14 लाइन्स होती हैं और आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप। ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप का निम्न में से कौन सा एक मेंबर नहीं है? तो ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप जो है एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, एसोसिएट, जिसमें क्या कौन कौन एसोसिएट थे? इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट। द बेस्ट नोन मेंबर्स ऑफ विच इंक्लूडेड, और इनमें से मतलब जो मेन थे वो कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ थे, जॉन माइनार्ड थे, ई एम फ्रॉस्टर थे, एंड लायटन स्ट्रेची थे। और इनमें से कौन सा नहीं था तो वो डेट वाज विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्लूम्सब्यूरी ग्रुप में नहीं थे। द टर्म इंटरनेशनल फैलेसी इज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये टर्म जो है ये इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटेंशनल होनी चाहिए, इंटेंशनल। तो इसमें जो ये आ रही है गलत है, इंटेंशनल। जो फैलेसी है ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी? विलियम एमसन, नॉर्थरोप फ्राई, वेलिक एंड वेरन, या विमसेट एंड बियर्सली ने? तो ये जो यूज़ की थी डेट वाज विमसेट एंड बियर्सली ने। और विलियम के विमसेट और मॉनरे सी बियर्सली पब्लिश्ड, इन्होंने द इंटेंशनल फैलेसी को पब्लिश किया था। और इंटेंशनल फैलेसी क्या है? इंटेंशनल फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ए शेक्सपियर सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती थी? तो शेक्सपियर के जो सोनेट थे, शेक्सपियर सोनेट थे, उनकी राइमिंग स्कीम होती थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। Arrange the following stage in a sequence in which all Shakespearean stages are structured. Use the code given below. जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज रही है उनका स्ट्रक्चर क्या रहा है? सबसे पहले क्या आया है? डिनाउमा, कन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन, या क्लाइमैक्स? तो अगर हम शेक्सपियर की ट्रेजिडी की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता था एक्सपोजिशन,
और एक्सपोजिशन के बाद स्टार्ट होता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के बाद क्लाइमैक्स आता है और क्लाइमैक्स के बाद आ जाता है डिनाउमा। तो इसका जो सही आंसर होगा डेट वॉज थर्ड, सेकंड, फोर्थ और वन, यानी कि इसमें है ए। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द टर्म कर्टेल सनेट वाज कॉइन्ड बाय, एक टर्म आई थी कर्टेल सनेट, तो ये किसने कॉइन की थी? जॉन विल्टन, विलियम ब्लेक और गैरार्ड मैंकली हॉपकिंस या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो ये की थी हॉपकिंस ने। कर्टेल सोनेट जो ये टर्म है ये कॉइन की गई थी मैनली हॉपकिंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज ऐसे। टी.एस. इलियट ने एक टर्म यूज़ की है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अपने कौन से ऐसे में उन्होंने ये टर्म बताई है? तो टी.एस. इलियट ने एक ऐसे लिखा था हेमलेट, हेमलेट में उन्होंने बताया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। इसका जो पूरा नाम है डेट वाज हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे केवल हेमलेट दिया गया है लेकिन इसका पूरा नाम है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसमें जो है उन्होंने बताया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। लेकिन ये जो टर्म थी ये फर्स्ट सबसे पहले जो यूज़ की थी वो वाशिंगटन एल्स्टन ने की थी 1840 में। द टर्म द कॉमेडी ऑफ मीनेस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेस ऑफ, कॉमेडी ऑफ मीनेस ये एसोसिएट करती है किससे? किसके जो वर्क में हमें कॉमेडी ऑफ मीनेंस देखने को मिलती है? तो कॉमेडी ऑफ मीनेंस हमें देखने को मिलती है हैरोल्ड पिंटर के में। हैरोल्ड पिंटर का एक प्ले है द बर्थडे पार्टी और उसमें जो है कॉमेडी ऑफ मीनेंस का यूज़ किया गया है। कॉमेडी ऑफ मीनेंस की कैटेगरी में हैरोल्ड पिंटर का वो प्ले आता है। और ये जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, इस पर जो है फुल मतलब इस पर वीडियो बनी हुई है, इसकी स्टोरी के ऊपर समरी के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या है इसके ऊपर भी जो है वीडियो बनी हुई है। इन ए पोयम ए लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और, किसी भी पोयम में जो एक लाइन है ये एक एंड हो सकती है, स्टॉप्ड हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? एंड, स्टॉप्ड और रन ऑन। या तो मतलब वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी पोयम में लाइन या फिर वो आगे चलती रहेगी। वो लाइन ख़त्म नहीं, लाइन मतलब ख़त्म हो जाएगी लेकिन वहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी और वो आगे चलती रहेगी, तो रन ऑन हो जाएगी। एंड एपिलॉग इज, एपिलॉग क्या होता है? prefixed to a text which it introduce, suffixed to a text which it sum up or extends, a piece of writing or speech that formally begins a book, a piece of writing or speech that bears no relation to the text at hand। तो जो एपिलॉग होता है, एपीलॉग यानी कि बाद में बोले जाने वाला कोई सेंटेंस, बाद में बोले जाने वाली कोई स्पीच। तो प्रीफिक्स तो हो ही नहीं सकती, ये सफिक्स होगा, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 46, इन Aristotle's Poetics we read that it is the imitation of an action that is complete and whole and of a certain magnitude, having a beginning, a middle and an end. What is it? एरिस्टोटल की पोएटिक्स में हमने पढ़ा है ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन दी है? क्या चीज़ है वो जो इमिटेशन है किसी एक्शन का जो कि कंप्लीट और होल होता है? तो ये जो है उन्होंने कहा था ट्रेजेडी के बारे में। उन्होंने कहा था कि ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इज कंप्लीट एंड ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, हैविंग ए बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड। नेक्स्ट, व्हाट इज ए मॉक हीरोइक पोयम? ए मॉक हीरोइक पोयम, मॉक हीरोइक पोयम क्या है? मॉक्स एट हीरोइक pretensions in poets and critics, mocks heroism and exaggerated virtue in all epics, uses a heroic style to deride airs and affections, use a mocking style to deride heroes and hero worship। तो इसका जो सही आंसर होगा डेट वॉज सी, uses a heroic style to deride airs and affectations। इन ड्रामा एन असाइड इज एड्रेस्ड, ड्रामा में जो एक टर्म आती है असाइड, तो असाइड क्या होती है? टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। टू अदर एक्टर्स ऑफ द स्टेज द वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हेard बाय द ऑडियंस। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ऑडियंस ना सुने,
by the playwright to the audience, by the protagonist to his her antagonist, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर होगा टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर। तो असाइड क्या होती है? असाइड मतलब एक्टर बोलता है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो अपने मन में बोल रहा है। स्टेज पर जो और दूसरे एक्टर्स खड़े हैं उनको वो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ऑडियंस को वो सुनाई देती है, दैट इज कॉल्ड असाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीकंस्ट्रक्शन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डीकंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करता है? डीकंस्ट्रक्शन क्या है? इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ centered discourse. It advocates subjective or free interpretations. It emphasizes the importance of historical context. It is a method of critical analysis. तो डीकंस्ट्रक्शन है क्या? डीकंस्ट्रक्शन के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, लेकिन इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा डेट वॉज ए। इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लेक्सिस रेफर्स टू, लेक्सिस का मतलब क्या होता है? तो लेक्सिस का मतलब होता है ऑल वर्ड्स फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। ऑल वर्ड्स फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस।